मैं आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का इकाई 5 से संबंध एंड सूचकांक का जो प्रश्न बैंक है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने। हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन, आईएमपी प्रश्न सभी बताए जा रहे हैं और प्रोवाइड भी कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प हैं इकाई 5 से संबंध और सूचकांक। सही विकल्प से संबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। -1 और +1 के बीच ये सहसंबंध गुणांक स्थित होता है। दूसरा है जब दो चरों में एक ही अनुपात में स्थायी रूप से परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय सहसंबंध कहते हैं। आप नोट करते जाना या स्क्रीनशॉट लेते जाना। तीसरा है आधार वर्ष होता है, किसी भी वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है? तो वो कौन सा माप है? कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। ये ऐसा माप है जो किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपाय क्या है? तो खुदरा मूल्य में औसत परिवर्तन के लिए निम्न स्तर का संबंध पाया जाता है: +0.00 से अधिक, +0.25 से कम। यदि r(x,y) बराबर 0 तो चर x और y के बीच संबंध क्या होगा? रेखिक कनेक्शन नहीं होगा। आठवां हमारा सही विकल्प IFRXY बराबर धनात्मक तो x और y के बीच संबंध कैसा? x बढ़ता है जब y बढ़ता है। यह आपको प्रश्न बैंक स्कूल तरफ से निःशुल्क मिला होगा तो उसमें आप देख सकते हैं। विकल्प में आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न 2 रिक्त स्थान है। पहला है कीमत और मांग के बीच नकारात्मक कनेक्शन होता है। बी नंबर वाला है सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। किसे आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है दोस्तों? सूचकांक को। ये प्रश्न आईएमपी लग रहा है, ये आपके पेपर में आ सकता है। सी वाला है आधार वर्ष की अनुक्रमणिका संख्या हमेशा कितनी होती है? 100 होती है। जब दो चरों की एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसे के साथ नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। जब सहसंबंध गुणांक +0.25 और +0.75 के बीच होता है तो यह सहसंबंध का माध्यम परिणाम कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक चारों संबंधों का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो इसे बहुमुखी सहसंबंध कहा जाता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़कर बता दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं इन्हें। ये प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है दोस्तों। मैंने बहुत से सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपको पता नहीं है तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपनी कॉपी में उन्हें नोट कर सकते हैं। आधार वर्ष को संदर्भ वर्ष भी कहा जाता है, जी नंबर वाला। H है संकेत शब्द P01 में एक चालू वर्ष प्रकट होता है। अब सही गलत देख लेते हैं। गलत देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3 अपना सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, यह सत्य नकारात्मक भी होता है सहसंबंध गुणांक। बी है सहसंबंध गुणांक का मान -1 से +1 के बीच होता है, यह सत्य कथन है। कि सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है? -1 से +1 के बीच होता है। सूचकांक सी नंबर वाला है सूचकांक मापे गए समय के दौरान चर में परिवर्तन होता है, ये सत्य है। दो परिवर्ती मानों के पारस्परिक संबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं, ये भी सत्य है, डी नंबर का। ई नंबर का देख लेते हैं। एक बढ़ता मूल्य सूचकांक बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का संकेतक है, ये गलत कथन है, असत्य, यानी कि 4 नंबर वाला है। अब जो जैसा प्रश्न बैंक में दिया गया है, प्रश्न बैंक तैयार करने वाले उतने ज़्यादा विशेषज्ञ तो नहीं थे, पर उन्होंने कुछ कुछ गड़बड़ भी दे दिया है प्रश्न बैंक में। ई नंबर के बाद एफ लिखना था, उन्होंने क्या लिख दिए? 4 लिख दिए हैं। भारित तो अपन समझ लेंगे, अपन सब समझदार लोग होते हैं। चाहे भारित सूचकांक में विभिन्न मदों को उनके मुआवजे के महत्व के अनुसार भार दिया जाता है, ये भी सत्य कथन है।
6 नंबर का देख लेते हैं। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है, ये भी सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं। आगे ज नंबर, दो या दो से अधिक समूहों या जंजीरों के बीच निश्चित संबंध को सहसंबंध कहा जाता है, सत्य है ये भाई। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है अपने को क्या करना है, देखना है और इनको याद भी कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से आपका जो प्रश्न पत्र तैयार होगा वार्षिक परीक्षा का, इन्हीं यही प्रश्न देखने को मिलेंगे उस पर। प्रश्न 4 देखते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। अपने को एक शब्द में भी दे सकते हैं उत्तर, और देना हो तो समय बचता है तो वाक्य में भी दे सकते हैं। पहला है, पूर्ण सहसंबंध के परिमाण की व्याख्या करें। पूर्ण सहसंबंध के अपने को क्या करना है, परिमाण की व्याख्या करना है, तो -1 से +1 के बीच होता है। दो प्रकार के मूल्य सूचकांकों के नाम लिखना है, तो सामूहिक मूल्य सूचकांक जैसा प्रश्न बैंक में दिया गया है मैंने वैसा उतारा हूँ, यानी कि आपको भी ऐसा ही उतारना है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र ये नहीं दिया गया है, आप इसे गूगल से देख सकते हैं। यदि किसी को मिल जाए तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे भी नहीं मिला है। डी, सहसंबंध तकनीक का विकास किसने किया है, तो प्रोफेसर गेल्टन और कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध तकनीक का विकास किया है। मैं आपको यहाँ 4 नंबर के प्रश्न भी बताने वाला हूँ, 4 नंबर के प्रश्न भी बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, क्योंकि इससे आपका धैर्य जो है तो वो ख़त्म हो जाएगा। पर आपको धैर्य बना कर रखना है, 4 अंक के प्रश्न देखना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ई नंबर, रैखिक सहसंबंध कब होता है, तो रैखिक सहसंबंध जब होता है दो चर मानों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर होना है, इसे रैखिक सहसंबंध कहते हैं। सरल सहसंबंध क्या है, दो चर मानों का पारस्परिक सहसंबंध, सरल सहसंबंध। कौन से सूचकांक मापते हैं, संबंधित चरों के समूह में होने वाले परिवर्तन। सूचकांकों की एक मुख्य श्रेणी की व्याख्या करें, पूर्ण शुद्धता का अभाव। ये इनके उत्तर हैं दोस्तों, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो थोड़ा आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब आ जाते हैं हम मेन वाले प्रश्न, ये 4 अंक के प्रश्न, यही आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाते हैं। पहला प्रश्न है, सूचकांक संख्या के किन्हीं 4 महत्वों को स्पष्ट करना है। सूचकांक की संख्या के 4 महत्व निम्नानुसार हैं। पहला महत्व जिनमें से है मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का ज्ञान। देखो सूचकांकों से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनकी सहायता से समय समय पर मुद्रा की क्रय शक्ति में हुए परिवर्तनों को जाना जा सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, व्यापारियों के लिए उपयोगी होता है सूचकांक। सूचकांक व्यापारी तथा उत्पादक वर्गों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से उन्हें मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन तथा सामान्य आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आई होप यूर समझ पा रहे होंगे आप थोड़ा। तीसरा देख लेते हैं, विदेशी व्यापार। इतना तो ज्ञान हो गया है आपको कि ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे आपको परिचित होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, विदेशी व्यापार संबंधी ज्ञान। सूचकांकों से विदेशी व्यापार की स्थिति का पता चलता है, जिसकी सहायता से हम अपने विदेशी भुगतान का संतुलन करने में सफल होते हैं। ये पॉइंट है, मैं आपको डिस्क्राइब करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब पास में ही आ चुके हैं आपके। राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का ज्ञान। सूचकांकों की सहायता से राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है और इसके आधार पर योजनाएं बनाई जा सकती है सूचकांक के आधार पर। दूसरा प्रश्न अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक की व्याख्या कीजिए। इसे आप याद किए बिना इस वीडियो से बाहर कहीं नहीं जाना। अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी के अभी आपको याद करना है, वरना समय कभी नहीं मिलता।
ना ही समय को कोई खरीद सकता है। आपको अभी के अभी ये प्रश्न को याद करना है इसी वीडियो में, वीडियो को पॉज करके। देखो अब थोक मूल्य सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक कीमत सूचकांक सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है। इसका पहला पॉइंट अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। 4 नंबर का लॉस हो जाएगा। इतना लॉस पेपर में कोई भी नहीं सह पाएगा। पहला है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के विपरीत। इसके लिए कोई संदर्भ उपभोक्ता श्रेणी नहीं होती है। समझे आप, संदर्भ उपभोक्ता श्रेणी नहीं होती है। इसके अंतर्गत ऐसे मद शामिल नहीं होते हैं जो सेवा से संबंधित हो, जैसे नाई के प्रभार, मरम्मत आदि। दूसरा पॉइंट है सामान्यतः थोक मूल्य शीघ्रता से उपलब्ध हो जाते हैं। कैसे उपलब्ध हो जाते हैं दोस्तों? शीघ्रता से उपलब्ध हो जाते हैं। शीघ्रता से उपलब्ध हो जाते हैं। समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर को सामान्यतः हेडलाइन मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न बैंक से हट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रश्न बैंक से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, पर 70 से 80% यानी कि 60, 70, 80% प्रश्न बैंक से क्वेश्चन आएंगे। और बाहर से भी आप याद थोड़ा पढ़ के चला जाना। तीसरा है कुछ अर्थशास्त्री विनिर्मित माल के थोक मूल्यों पर जोर देना चाहते हैं तथा इसके लिए वे कोर मुद्रास्फीति का अध्ययन करते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, सहसंबंध के प्रकार। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, इसे आप यही वीडियो में याद करना है आपको। जो मैं अभी पढ़कर बता रहा हूँ इसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि समय कभी मिलता नहीं अपने को। अपन तो बहुत ही क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। सहसंबंध के प्रकारों को स्पष्ट करना है। सहसंबंध के प्रमुख प्रकार निम्न हो सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी दिया गया है। धनात्मक तथा ऋणात्मक संबंध सहसंबंध दूसरा सरल आंशिक एवं बहुगुणी सहसंबंध। तीसरा रेखीय तथा अरेखीय सहसंबंध। तो पहला देखते हैं धनात्मक सहसंबंध। यदि दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं, मेरे साथ याद कीजिए। यदि दो चरों में परिवर्तन कैसा हो, एक ही दिशा में हो, तो उसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध देख लेते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध उसके बिल्कुल विपरीत होगा। विपरीत दिशा में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। धनात्मक भी याद हो गया अपने को और ऋणात्मक भी याद हो गया। देखो आपका मैंने 4 नंबर का फ़ायदा यहाँ पर होने वाला, यानी कि मैं करवाने वाला हूँ आपको। तो आप प्लीज़ यार, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो भी 4 नंबर गंवाए ना पेपर में। समझे आप। तीसरा सरल सहसंबंध। दो चर मूल्यों के आपसी संबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। तीसरा रेखीय सहसंबंध की बात कर लेते हैं। सरल सहसंबंध किसे कहते हैं दोस्तों? अभी याद कीजिए, दो चर मूल्यों के आपसी संबंध को सरल सहसंबंध। कितने छोटे छोटे प्रश्न हैं। आपको 4 नंबर का दिया गया रहता है प्रश्न, तो आपको 4 पॉइंट लिखकर आना ही है, तब आपको मिलेंगे 4 नंबर। रेखीय सहसंबंध की बात करते हैं। जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब इसे रेखीय सहसंबंध कहते हैं। रेखीय सहसंबंध किसे कहते हैं? जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब इसे क्या कहते हैं? रेखीय सहसंबंध कहते हैं। पांचवा प्रश्न है सहसंबंध ज्ञात करने की विकिरणित आरेख विधि की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या अपन करते हैं। पहला पॉइंट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। समय की कीमत समझो। दूसरा पॉइंट ऐसा लिखेंगे, तीसरा ये, और चौथा कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छठवां, एक्स और वाई के बीच सहसंबंध गुणांक की गणना करना है अपने को। तो वहाँ पर संख्या दी गई होगी इस प्रकार से 1, 3, 4, 5, 7, 8। ये क्या है? एक्स और वाई। 2, 6, 8, 10, 14, 16। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको हल करेंगे। बिल्कुल सही हल है दोस्तों। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के
सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्न बैंक के आईएमपी प्रश्न बताए जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके भविष्य के बारे में भी आपको इस चैनल पर कुछ वीडियोस भी मिलेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही यूट्यूब से बाहर निकलना। यहाँ पर इसका उत्तर ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार x और y के बीच पूर्ण धनात्मक संबंध है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगामी वीडियो में।